बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बड़ी साजिश रची गई और साजिश में पंजाब सरकार के बड़े अधिकारियों को भी शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सब प्लानिंग मुख्यमंत्री के घर पर बैठकर की गई है। मजीठिया ने प्रधानमंत्री के काफिले के सामने प्रदर्शनकारियों के आ जाने पर पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाए और मुख्यमंत्री के लिए रूट खाली करने और प्रधानमंत्री के काफिले के गुजरने के दौरान जरूरी इंतजाम नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया। What has happened in the past? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਿਆ। ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਾ ਖਾਣ। It was a well-planned conspiracy hatched at the CM house by PPCC President Sukhi Randhawa and this DGP. So ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੜਾਈ ਆ। मैं तो जे प्रधानमंत्री ते जा काम कर सकते, मेरे ते जो मर्जी कर दो। सोची समझी साजिश। और पूर्व डीजीपी का भी ये बयान कि उनके पास ऑर्डर्स थे कि किसी तरह से कोई सख्ती नहीं की जाएगी प्रोटेस्टर्स पर। और ये हमने साफ देखा कि 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे, जेब में हाथ डाले खड़े हुए थे और वहां पर 50-60 प्रदर्शनकारी जो किसान भी नहीं थे, वो एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए थे जो इस एरिया का बाहुबली माने जाते हैं और उनकी कोई वजह नहीं थी सड़क ब्लॉक करने की। लेकिन इस मंशा से कि बीजेपी के कार्यकर्ता रैली ना पहुंचे और प्रधानमंत्री रैली ना पहुंचे, वहां पर यह ब्लॉकेड किया गया। शहजाद पूनावाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ सलमान निजामी भी मौजूद हैं। आप दोनों को नमस्ते। सलमान निजामी, बताइए, बिक्रम मजीठिया का कहना है कि जो मुख्यमंत्री कहता है मैं पहले छाती पे गोली खाऊंगा, उसने तो 20 मिनट फोन नहीं उठाया और छाती पर बैठ के प्लानिंग उसी ने की है। देखिए, मजीठिया कल ही जो है बाहर आए हैं और ड्रग माफिया इन्होंने पूरे पंजाब को बर्बाद किया है और आज ये झूठी बातें पंजाब की जनता को मिसलीड करने के लिए। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं भीड़ है, वहां तो वीडियो सामने आ गए तो वो भाजपा के कार्यकर्ता थे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी के आगे पीछे थे। कहाँ थे किसान? आपके जो वही भाजपा के कार्यकर्ता, उसने एडमिट भी किया कि 1 किलोमीटर दूर किसान थे। मसला ये है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी की सुरक्षा को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, ये यूपी इलेक्शन जीतने के लिए, यूपी में आपकी 5 टिकट्स डाउन हो गई हैं, वहां हार रहे हैं आप। अब ये आप झूठा ये ड्रामा करना चाहते हैं कि लोगों की जनता, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम है कि मोदी जी की जान को खतरा था, साजिश की कांग्रेस ने। अरे अगर साजिश की होती फिर केजरीवाल भी इस तरह आम घूम रहे हैं, उस पर क्यों नहीं साजिश की? बीजेपी तो है ही नहीं पंजाब में, कहीं पिक्चर में नहीं है, हमारा मुकाबला ही नहीं है उनके साथ। हम क्यों साजिश करें? हम तो चाहते हैं कि वो आए, रैली करें। अगर उनको लोग सुनना चाहते हैं, किसान सुनना नहीं चाहते। रैली में कोई गया नहीं, कोई कुर्सियां खाली थी। अब आप ड्रामा अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं कि भाई हमें जो है ये साजिश की कांग्रेस हुकूमत है। हम तो इनवाइट कर रहे हैं, कल रैली करिए, कौन रोकेगा आपको? जानकर भी अनजान बनकर कोई एक राग आलापना कोई आपसे सीखे। सलमान निजामी, इतने सारे साक्ष्य रखे गए हैं कि पंजाब सरकार को पता था कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पर लाया जाजाएगा, जुटाया जाएगा। आसपास तरन फिरोजपुर आसपास के जितने जिले हैं, कुछ तो जम्मू से भी वहां पर आने वाले थे और 2
2 तारीख से एडवाइजरी थी कि बसें पंजाब में आएंगी, क्या- अब आप बसें admit नहीं कर रहे हैं, बसें आएंगी। पंजाब में कैसे नहीं जम्मू से आ रहे नहीं हैं क्यों लोग? नहीं आएंगे? अरे आप लोग जम्मू जब छत्तीसगढ़ से जाएंगे छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री रैली तब के लिए पहुंचेंगे ना। छत्तीसगढ़ से आप रैली के खरीद लिए उत्तर लोगों प्रदेश को में ला आते रहे हैं। आपको खरीदना पड़ा लोगों को, जम्मू से खरीद के लोगों को लाया आपने, आप हरियाणा से खरीद के लोगों को लाया। छत्तीसगढ़ कोई लोग से सपोर्टर्स पंजाब के आप लोग उत्तर प्रदेश में रैली के लिए ला रहे जहां हैं आपने और आप रैली पूछ रहे हैं, रखी मैं थी, कह रहा हूं कि ये तो लिखा जहां हुआ है। रैली रखी अरे ये थी, लिखा वहां हुआ है पंजाब के सलमान लोग तो निजामी, नहीं आए मैं ना। क्या कह रहा हूं? मैं आप मेरी जम्मू बात से सुनिए, लाना पड़ा। देखिए जब आपको आपको यूपी से पकड़ लाना लेता हूं तो पड़ा। आप मेरे ऊपर बोलना पंजाब शुरू के कर लोग देते तो हैं। सुनने नहीं मैं आए कह रहा ना। हूं कि वहां पर पंजाब लिखा के गया लोग था कहां थे? और वहां के जो आपने 6 खुद रास्ते थे माना। उन 6 के 6 रास्तों को नहीं, रोका अब तो गया खुद माना और जिन आपने कि प्रदर्शनकारियों हमने की आप जम्मू से बात कर रहे हैं जम्मू से उन क्यों लाना प्रदर्शनकारियों पड़ा? ने कहा अगर कि पंजाब बीजेपी में लोग के थे, किसी भी अगर काफिले को लोग हम जाने पंजाब नहीं में देंगे। थे, तो जम्मू से पिछली क्यों लाना रात से पड़ा? वहां मुझे पर बताइए पिछली ना। रात से वहां पर ब्लॉकेड चल रहा है और ये नहीं, लोग वहां ब्लॉकेड बैठे कहां थे था? और कोई उनको हटाया ब्लॉकेड नहीं नहीं गया। था। बसें तो ब्लॉकेड आई। खाली करने की अगर जिम्मेदारी पुलिस की पंजाब थी। के लोग शहजाद पूनावाला आपको सुनना चाहते, आपको शहजाद जम्मू से पूनावाला लोगों को नहीं बुलाना शहजाद जी। पूनावाला आन- 1 लाख आनंद लोग जी, से ज्यादा वहां आने वाले थे, उन सबको रोका गया और प्रधानमंत्री जब आने वाले बताया तो वहां पर जानबूझ के उनको हटाया नहीं गया। रास्ता साफ करने की आनंद जी। जिम्मेदारी पुलिस की थी। शहजाद पूनावाला आनंद जी, मैं कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और उम्मीद है कि मैंने सलमान को सुना तो सलमान मेरी बात सुनेंगे। मजीठिया जी जो कहते हैं उसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, मैं आपको दूसरे तथ्य भी देता हूं। सुखदेव सिंह डीएसपी है जो सीआईडी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कैमरे पर कि देखिए 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख को हमने वार्निंग दी थी कि ऐसा होने वाला है, रूट की तैयारी करके रखिए, प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, उसको इग्नोर किया गया। यही सुखदेव सिंह ने रियल टाइम मतलब प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचे उससे पहले भी सूचित किया था कि जाम लगा हुआ है, प्लीज प्रधानमंत्री के काफिले को बताओ, पर उसको भी इग्नोर किया गया। फिर भी डीजीपी ने उसको क्लियरेंस दिया उस रूट को, पता नहीं क्यों, और वो रूट लीक किया गया। ये सारे इंटरनल मेमोज जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये CNN न्यूज़ 18 ने और आपने प्रमुखता से दिखाया। इसके अलावा जो वहां का एसएचओ है जिसका नाम बीरबल सिंह है, बीरबल सिंह कहता है कि हमें आदेश दिया गया, चुनाव है, किसी को टच नहीं करना है, इसीलिए हमने भीड़ वहां पे जो इकट्ठा हुई थी उसको नहीं हटाया। बीरबल सिंह का कहना है, मेरा नहीं, कि ये रेडिकल एलिमेंट्स थे। बीरबल सिंह एसएचओ जो वहां का है, और बीरबल सिंह एसएचओ का वहां का कहना है कि नीचे एक अवैध शराब का की दुकान भी चल रही थी। सोचिए पीएम का रूट लगा है, अवैध शराब की दुकान भी चल रही थी। इससे क्या निकल कर आता है? इससे निकल कर आता है आनंद जी कि ये सारा का सारा आयोजित था, अचानक नहीं, ये कुदरती नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीजीपी ने एक तरीके से क्लियरेंस दिया, डीजीपी ने वहां पर वीडियोस आपने दिखाए, पुलिस को कोई आदेश नहीं दिया कि जो थोड़ा सा व्यवस्था करके वो रूट के लिए सैनिटाइज किया जाए। डीजीपी साथ गए नहीं, चन्नी जी साथ गए नहीं, चीफ सेक्रेटरी साथ गए नहीं, वो बहाना बनाकर बैठ गए, परंतु अगले दिन और उसी दिन वो दूसरे लोगों के साथ घूम रहे थे। और फिर चन्नी जी रोज मजाक उड़ाते हैं, कहते कि तू तड़ाक करके बोलते कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कौन सा थ्रेट था। ये तो खुद उनके अफसर बता रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट था, एसएफजे का थ्रेट था। मनीष तिवारी बता रहे हैं कि एक सिटिंग डक की तरह प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था। ये सारे लोग जो आप ही के लोग हैं, तो क्या ये पंजाबियत को बदनाम कर रहे हैं या ये आपकी पोल खोल रहे हैं? आज सवाल ये पैदा होता है आनंद जी, जो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने इतना सब कुछ बताया है, 1 लाख की भीड़ भी थी वहां पे, वहां के भीड़ के दृश्य भी है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मोदी से घृणा करते करते आप मोदी की, प्रधानमंत्री की जिंदगी को सुरक्षा में सवाल निशान खड़े कर देंगे, आप राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे। और फिर चन्नी जी क्या करते हैं? प्रियंका वाड्रा को ब्रीफ करते हैं। किस आधार पर वो ब्रीफ करते हैं प्रियंका वाड्रा को? उनका लोकस स्टैंड क्या है? क्या वो संवैधानिक पद पर है? क्या वो कोई इलेक्टेड पर्सन है? वो उनको ब्रीफ करना मतलब ये साजिश के तार कहां तक जा रहे हैं? एक और, जिस बीरबल सिंह की आपने बात की, जिस एसएचओ की, उस एसएचओ ने अगले दिन सुबह 7:40 पर एक एफआईआर दर्ज किया है, वहां का एसएचओ, और वो भी समय लिखता है 2:30 से 3 बजे, और सेक्शन कौन सा इन्वोक करता है? 283, जिसमें मैक्सिमम सजा, अगर आपका गुनाह सिद्ध होता है तो 200 रुपया मात्र है। 200 रुपए। और वहां पर वो लिखता है उस एफआईआर में कि उसको पता ही नहीं था कि ये लोग कौन है। वो कहता है मेरा परमानेंट एड्रेस वहां पर थाना फुलागढ़ी है, कुलगढ़ी है, और कहता है मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी थाना कुलगढ़ी है। वहां का एसएचओ अपने ही थाने में एसएचओ अगले दिन सुबह 7:40 पर ये एफआईआर दर्ज करता है कि 2:30 से 3 बजे तक वहां पर कुछ लोग थे और मुझे नहीं पता ये लोग कौन है उस वक्त, जबकि पीएम का रूट लगा है। और वही बंदा फिर बाद में कहता है कि हमको कहा गया कि इनको खाली मत करना, हमको कहा गया, वहां अवैध शराब के ठेके खुले हुए हैं, ये चल रहा है वहां, इस तरह का काम चल रहा है वहां। अब विक्रम सिंह मजीठिया ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी
उन पर डायरेक्ट आरोप लगाकर कहा है कि सीएम ऑफिस में पीएम के काफिले को रोकने की साजिश हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल थे, यह उन्होंने कहा है, सुनिए। जब आप इनकॉम्पिटेंट अफसरों को डीजीपी लगा दो, देखो सबको पता था कि ये यूपीएससी के पैनल में नहीं आएंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते हो, और तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना है। नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे? प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो एक प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, मैंने तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया है और मैंने फैक्ट्स के साथ बात करी है। नरेंद्र मोदी जी अलोन, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया आज, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी। सो मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे, होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई। सवाल यह भी उठता है शहजाद पूनावाला, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, कोई और होता, तो क्या ये होता? ये प्रधानमंत्री विरोध है, बीजेपी विरोध है, या सिर्फ मोदी विरोध और मोदी से नफरत है? और इसीलिए शायद कांग्रेस के किसी आला लीडर को ब्रीफिंग दी गई। जी देखिए आनंद जी, ओरिजिनल वायरस नफरत का मोदी विरोध का है, मोदी विरोध का वायरस है, परंतु वेरिएंट बनता है कभी सेना विरोध में, कभी वेरिएंट बनता है राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में, कभी वेरिएंट बनता है सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए। आपको पता है कि ये 200 रुपए का फाइन लगाकर, पता है ये सरकार, पंजाब सरकार क्या कर रही है? पंजाब सरकार दोष डाल रही है बीएसएफ पर। हरीश रावत दोष डाल रहे हैं बीएसएफ पर। हरीश रावत कहते हैं बम तो नहीं फटा, बाघेल कहते हैं कि पत्थर तो नहीं पड़े, तो इस पर सिद्धू कहते हैं ड्रामा है। देखिए अपनी नाकामी और निकम्मेपन का ठीकरा ये लोग बीएसएफ पर डाल रहे हैं, जैसे कि बीएसएफ का काम था। बीएसएफ तो बॉर्डर से जो आता है उसको देखती है, ये तो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री देश के भीतर से पंजाब के ओर चले थे। तो इस प्रकार से बीएसएफ पर अपना ठीकरा फोड़ना, 200 रुपए का फाइन लगाना, मतलब जो साजिश करता है हमको बचाना। 1 साल से ये साजिश चल रही थी, इसका वीडियो भी आप देखे होंगे, वायरल हो रहा था। एसएफजे का थ्रेट था, ये पंजाब पुलिस ऑन रिकॉर्ड मान रही है, और पंजाब पुलिस के लोग मान रहे हैं कि हमें आदेश नहीं दिया गया भीड़ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन है, क्योंकि ये कहा गया इलेक्शन है, कुछ नहीं करना है, इसलिए चाय पी रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये साजिश किसने रची? ये इसकी एक हिस्ट्री ये है कि 2015 में फिरोजपुर में इसी तरह से वहां के लोकल्स ने वहां पर रास्ता रोका था, और उस वक्त सुखबीर बादल ने कहा था रास्ते खाली करो, और उसके बाद उनकी कुर्सी छिन गई। तो अब की बार ये कहा गया कि भाई ये लोग अगर इनको हटवाओगे तो फिर हमारी कुर्सी छिन जाएगी, और वहां प्रधानमंत्री रुकता है, थोड़ा एम्बैरेस होता है, तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग खुश होंगे, हमको हमारे नंबर बढ़वाने हैं। ये भी आरोप है सलमान निजामी कि चरणजीत चन्नी को अपने नंबर बढ़वाने थे, क्योंकि सिद्धू से इंटरनल कंपटीशन है, तो उनको मौका मिल गया। देश के प्रधानमंत्री को खतरे में डालो क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है, और उसको एम्बैरेस करो क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है। देखिए कोई भी चीफ मिनिस्टर हो वो कभी नहीं चाहेगा कि सिक्योरिटी लैप्स हो और उसकी सरकार की बदनामी हो। दूसरी बात, जो ब्लू बुक होती है वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री जो है वो इशू करती है, उसमें 2 रूट दिए जाते हैं। अगर आपका एक रूट खराब होता है उसमें वार्निंग व्हीकल जो है आगे चलती है 1 किलोमीटर आगे, और अगर एक रूट खराब होता है, कोई दिक्कत आती है, आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है, नोट होता है ब्लू बुक में कि आपको दूसरा रूट लेना है। दूसरी बात यह है कि अगर वहां जनता ही नहीं थी और मोदी जी की गाड़ी के इर्द गिर्द जो लोग थे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खुद एडमिट किया कि भाई 1 किलोमीटर दूर किसान थे, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो खतरा किससे था? सिक्योरिटी लैब्स किससे है? वो तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहिए कि क्या उनकी कोई साजिश तो नहीं थी, क्या वो इन्वॉल्व तो नहीं थे? नहीं, शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं, लेकिन बात यही पे तो आप अपनी बात को ही सिद्ध कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लैब्स था, क्योंकि चाहे वो बीजेपी के लोग हो या कोई और प्रदर्शनकारी हो, उनको प्रधानमंत्री के इतने निकट आना ही नहीं चाहिए था। और सिचुएशन ये था कि प्रधानमंत्री फ्लाईओवर के ऊपर उनका काफिला था, आगे ये पुलिस और प्रदर्शनकारी थे, और पीछे नहीं रुकिए, और पीछे जो थे, पीछे वो नहीं, ये भी प्रत्यक्ष ने पता है, सुनिए, ये भी प्रत्यक्ष ने पता, सारी
सारी बातें बताता हूं। अब पीछे जो लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी की बसें थी जिनको खुद रोका गया था और वो भी वहां से 3 घंटे से फंसे हुए थे। 11 बजे से ये चल रहा है। दूसरी बात, 2 रूट की आपने बात की, शहजाद पूनावाला हमारे साथ अभी उनका लिंक, हाँ वापस आ गए। ये दूसरी बात क्या कि हेलीकॉप्टर के बाद जो अल्टरनेटिव रूट था, ये हाईवे का रूट, ये भी लोकल पुलिस ने ही तय किया था, डीजीपी ने दिया था। 1 बजे डीजीपी का रिकॉर्ड, डीजीपी का हमारे पास इनपुट है, जहां पर डीजीपी ने एसपीजी डायरेक्टर को कहा कि रास्ता साफ है, आप निकलिए। दूसरी बात आपको बताऊं, वो जो आगे का पायलट व्हीकल है, वो पायलट व्हीकल की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की है। ब्लू बुक भले ही वो हो, लेकिन लोकल पुलिस को पायलट भेजना होता है। और पायलट के कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप की बात किरण बेदी ने भी कही है कि सेल डेटा, वायरलेस डेटा, व्हाट्सएप डेटा, ये सब कुछ सिक्योर कर ले चंडीगढ़ पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। जब वो पता लगेगा तब पता लगेगा कि ब्लॉकेड के बावजूद क्या इंस्ट्रक्शंस आए थे। शहजाद पूनावाला जी, आनंद जी, सवाल ये नहीं है कि कुछ के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के काफिले के पास पहुंचे। सवाल ये है कि कोई भी कैसे काफिले के पास पहुंचा, क्योंकि रूट मैनेजमेंट, रूट सैनिटाइजेशन और क्राउड मैनेजमेंट ये पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की। और ये मैं नहीं कह रहा, शहजाद पूनावाला कौन होता है, पर एसपीजी और डीजीपी जो रहे हैं उसके आला अफसर ने 16 आला अफसर ने लेटर लिखा। प्रधानमंत्री जी चल रहे थे रोड पे, प्लीज डोंट इंटरप्ट, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। इट्स अ पाइपलाइन, क्या वहां भीड़ मुझे अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। आनंद जी प्लीज एंश्योर करें कि एक एक करके बात रखें। आप बहुत महत्वपूर्ण लोग देख रहे हैं इसको। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी वहां पर कैसे पहुंचा, पहली बात। दूसरी बात, प्लीज ब्लू बुक उठाकर देखिए और एसपीजी एक्ट उठाकर देखिए। एसपीजी का रोल केवल निकटतम सुरक्षा घेरा, मतलब प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी होती है, बाकी चीजें स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तीसरी बात, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि डीएसपी सीआईडी ने फोन करके, व्हाट्सएप करके अपने आला अफसर को बताया 12:20 या 12:30 को कि जाम लगा हुआ है। तो आपने क्यों कम्युनिकेट नहीं किया पीएम के काफिले को कि जाम में मत जाइए? यही तो हम आपसे कह रहे हैं। वहां का जो लोकल अफसर है, जो एसएचओ है, वो कह रहा है ऑन रिकॉर्ड कि मुझे कहा गया कि भीड़ को हटाना नहीं है, और ये भीड़ रेडिकलाइज्ड भीड़ थी। वो खुद कह रहा है, शहजाद पूनावाला नहीं कह रहा है। तो उनकी जब चूक वो खुद मान रहे हैं, और अगर ये चूक नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच क्यों बिठाई? इसके अलावा आपके उप मुख्यमंत्री, आपके मनीष तिवारी, सुनील जाखड़, ये सभी लोग मान रहे हैं, पर चन्नी जी तू तड़ाक कर रहे हैं। चन्नी जी इसको खेल और मजाक समझ रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि चन्नी जी को यह आदेश किसने दिया कि यह साजिश रची जाए? अब बोलिए सलमान निजामी। देखिए, कोई साजिश नहीं थी, साजिश बिल्कुल भी नहीं थी। प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, और ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो इनकी हालत है, 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, और ये अब चाहते हैं कि देश की जनता को बेवकूफ बना के, अरे प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है, वो है, कभी देश की सेना को लाते हैं, कभी ये ड्रामा, ये नहीं चलने वाला। पंजाब में कोई सुनने वाला नहीं। आपने खुद एडमिट किया कि जम्मू से लोगों को लाना पड़ा। अगर पंजाब में ये जम्मू से किसी क्यों ने लाए, एडमिट उत्तर प्रदेश से क्यों लाए? मनीष तिवारी राजनीति कर रहे हैं। मनीष तिवारी से पूछिए ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मनीष तिवारी आपके पंजाब में बीजेपी आपके, अगर पंजाब में लोग थे, फिर जम्मू से क्यों लाने पड़े आपको? अरे जम्मू अरे सलमान निजामी, फिरोजपुर की बात करूं, तरन तारण की बात करूं, पठानकोट की बात करूं, फिरोजपुर, तरन तारण, पठानकोट, ये सब तो पंजाब में है ना, ये सब तो पंजाब में है ना। मुझे एक बात बताइए कि वहां पर बीजेपी की 50 से ज्यादा बसों को क्यों रोका गया था? ये बात बताइए कि वहां पर 100 से ज्यादा बीजेपी की बसों को वहां पर क्यों रोका गया था? उन सारे रास्तों पर जो कि वहां से हुसैनीवाला के आसपास से रैली की तरफ जा रहे थे, वहां पर जाम लगाकर ये क्यों कहा गया था? यहां पर जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने ये कहा कि 11 बजे हम वहां पर इसीलिए आए ताकि बीजेपी के कोई भी काफिला, कोई भी वर्कर रैली की तरफ नहीं जा पाए। क्यों किया गया ये आप मुझे बताइए, ये क्यों किया गया? और दूसरी बात एक बात बताइए, अगर वो रूट सैनिटाइज था तो वो रूट क्लियर होना चाहिए था। अगर वहां का प्रदेश का दूसरा गृह मंत्री, दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओपी सोनी का काफिला वहां से निकल के जाता है, तो प्रधानमंत्री के काफिले को क्यों रोका गया? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। देखिए, एसपीजी का काम है, एसपीजी का काम है क्लोज प्रोटेक्शन। ब्लू बुक निकालिए। अभी आपके पास स्मार्टफोन है, आप एसपीजी एक्ट खोल के दिखाइए। नहीं, आप अपने आप में अभी यहां लाइव मैं कह रहा हूं, एसपीजी एक्ट अपने फोन पर सर्च कीजिए और बताइए एसपीजी की जिम्मेदारी क्या है, लोकल पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। आप कह रहे हैं कि किरण बेदी झूठ बोल रही हैं, आप कह रहे हैं कि डीजीपी झूठ बोल रहा है, आप कह रहे हैं एसपीजी डायरेक्टर झूठ बोल रहा है, आप कह रहे हैं एसपीजी एक्ट ही गलत है। एसपीजी एक्ट कहता है कि जिस प्रदेश में जिस जगह
पूर्व प्रधानमंत्री जाते हैं वहां के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा। एसपीजी डायरेक्टर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कहते हैं कि इस तरह के इंतजामात होते हैं। इंतजामात और पायलट व्हीकल की भी जिम्मेदारी लोकल पुलिस की है। एक बात बताइए, डीजीपी की गाड़ी खाली, सीएम की गाड़ी खाली, चीफ सेक्रेटरी की गाड़ी खाली, क्यों? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब बनारस जाते हैं वो भीड़ के बीच में पैदल चल चल के मार्च करते हैं। आपने देखा नहीं क्या वो सुनते हैं किसी की? वो प्राइम मिनिस्टर का निजी चॉइस है, वो प्राइम मिनिस्टर का चॉइस है और वहां पर भी एसपीजी को पता होता है, वहां पर भी एसपीजी उनके आसपास की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की है, लेकिन सड़क को साफ रखने की, रूट क्लियर रखने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। ये एक्ट भी कहता है, शहजाद पुनावाला एक्ट आपके पास है। लोकेशन तक पहुंचे ही नहीं। रास्ता क्यों जाम था? रास्ता क्यों जाम था? किसने जाम रहने दिया? रास्ता क्यों जाम था? किसने जाम रहने दिया? किसने आगाह नहीं किया? 3 सवाल है बस। रास्ता क्यों जाम था? किसने रहने दिया? और प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को आगाह क्यों नहीं किया गया? उनको सचेत क्यों नहीं किया गया? शहजाद पुनावाला, शहजाद पुनावाला, नहीं, अब आप समझ गए। देखिए, इसमें सिर्फ इसका निष्कर्ष एक ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि वो पंजाब आए थे, किसी ना किसी तरह प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की मंशा थी और ये एक सोची साजी वहां की कांग्रेस लीडरशिप की साजिश थी। यही सामने से सिद्ध होता है। शहजाद पुनावाला, वहां से जी आनंद जी, मुझे लगता है डिबेट का माध्यम एक तरीका होता है जनता तक बात पहुंचाने का। एक एक करके बात रखते हैं। मैं आपके सामने एसपीजी एक्ट खोलकर दिखा रहा हूँ। एसपीजी एक्ट का पहला लाइन पढ़कर सुना रहा हूं। आनंद जी, आप हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छा जानते हैं, आप ट्रांसलेट कीजिए। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन ऑफ एन आर्म्ड फोर्स फॉर द यूनियन फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एसपीजी एक्ट का प्रियम्बल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी में लिखा है कि ये केवल करीब का सुरक्षा घेरा देखता है। दूसरी बात, इन्होंने वाराणसी की बात की। आनंद जी, हाथ जोड़कर मैं आपसे पूछता हूं, वाराणसी की कंपैरिजन आप 15 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के पास इलाका है उसके साथ करेंगे। वहां पर ऐसी स्थिति थी कि वहां से आर्टिलरी से पाकिस्तान बिना वहां नवाज शरीफ के वहां गए पाकिस्तान। अरे यही तो बात है, यही तो बात है कि नवाज शरीफ के वहां शादी में जाते वक्त नवाज शरीफ ने मेजबानी अच्छी दिखाई बतौर के कांग्रेस के लीडर और कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं सलमान निजामी कि वहां पर नवाज शरीफ ने एक देश के प्रधानमंत्री को मेहमान नवाजी और सलूक बेहतर किया, जाकि अपने ही देश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ किया। ये रियलिटी है सर, ये आप खुद मान रहे हैं। अब आप ये खुद मान रहे हैं, ये आप खुद मान रहे हैं। सारे दस्तावेज सब कुछ एक बात बताते हैं। मैं अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। खबर है कि पहले और दूसरे चरणों के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक की और खबर है कि इस बैठक में सभी दलों ने एक मत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही। अमित सिंह जुड़ रहे हैं। अमित, पहले और दूसरे चरणों में किसको कितना मिलेगा, क्या इसकी भी बात हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल। जो बैठक अंदर चल रही थी, अखिलेश यादव सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे थे, उस बैठक में इस बारे में मंथन हो गई कि फर्स्ट और सेकंड फेज में किसको कितनी सीटें दी जाएगी। हालांकि जितने भी नेता बाहर निकले हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय चौहान हो, ये सभी नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, ये ट्रस्ट का गेट है। इसी गेट के अंदर बैठक चल रही थी। लंबी बैठक हुई है, 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर बैठक चली है और जितने भी नेता बाहर निकले हैं उन्होंने कहा है कि सब एक मत है, सबका यही कहना है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं यहां पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि जो संजय चौहान यहां पर इस वक्त बैठक से बाहर निकले हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं संजय चौहान से कि संजय चौहान क्या कुछ कहते हैं। इस बैठक से ये बाहर निकले हैं, लाइव है। संजय चौहान इस बैठक से बाहर निकले हैं। हम संजय चौहान से सही प्रचार प्रसार कर सकें ताकि भाजपा द्वारा फैलाए जाने वाले झूठ और फरेब से बैकवर्ड दलित के मतदाताओं को बचाया जा सके। सीट शेयरिंग के लिए जो बातचीत हुई है, जो अपना पक्ष रखना था, हम सब लोगों ने रखा है। आपने कितने सीट को दी? हमने लगभग 10 सीटों का पर हमने उन्हें रखा है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अब जो उनके समझ में आएगा करेंगे।
हम लोगों को निश्चित रूप से लिस्ट कब जारी हो रही है? पहले दूसरे चरण की लिस्ट मैं समझता हूँ कि 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी, यानी आज फर्स्ट और सेकंड फेज की जो लिस्ट है वो ये संजय चौहान के मुताबिक 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर इससे पहले यहाँ पर आए थे। आनंद, ओम प्रकाश राजभर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कल आज नहीं जारी हो रही है फर्स्ट और सेकंड फेज की लिस्ट, तो यानी जो अंदर बैठे हुए थे, जो जितने भी सहयोगी दल के नेता सबने अमित, आप कह रहे हैं कि सबने अपनी, संजय चौहान ने अभी आपको कहा कि कम से कम 10 सीटों की मांग उन्होंने की है। ये क्या, ये 10 सीटों की मांग क्या पहले और दूसरे चरण के लिए ही है? 2 दिन में ये लिस्ट जारी हो जाएगी, ये बात हुई है। आइए अब देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने आपसे क्या कहा। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर। सर, बैठक खत्म हो गई, क्या हुआ बातचीत बैठक में? बातचीत में ये तय हुआ कि माननीय अखिलेश यादव को सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल, अन्ना पशु, गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात को लेकर के पूरे प्रदेश में अपने अपने स्तर से सब लोग प्रचार करेंगे। पहली और दूसरी सूची कब आ रही है? परसों, कल आ जाएगी शाम तक। कल आएगी। आपको कितनी सीटें? नहीं, हम उधर नहीं लड़ेंगे, हमारा इधर का बेल्ट है। जयंत चौधरी को कितनी सीटें दी रहे हैं? आप जैन जी से पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे। और क्या कुछ मुद्दे पर बातचीत हुई? नहीं, और कोई बहुत बात नहीं हमारी है। तो सभी पार्टी इकट्ठा हुए थे, हाँ, सब सहमत थे? सब लोग अपनी अपनी बात माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कब ज्वाइनिंग हो रही है? 14 तारीख को। 14 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग हो रही है। तो ओम प्रकाश राजभर का कहना कि स्वामी प्रसाद मौर्य 14 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर पहले और दूसरे चरण में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी शिरकत नहीं कर रही होगी, लेकिन जयंत चौधरी की तो होगी पार्ट। उनको कितनी सीटें मिलेंगी और वहां पर क्या भूमिका इस पहले दूसरे चरण में आरएलडी की ज्यादा होगी? कई अटकलें ये भी लगी हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बेल्ट में मुस्लिम चेहरे कम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, इस जो रणनीति थी उस रणनीति में बदलाव समाजवादी पार्टी ने किया कि इस बार मुस्लिम चेहरे जो है बहुत कम होंगे, लेकिन 2 मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद और मसूद अख्तर, सहारनपुर से जो कांग्रेस के विधायक थे, वो भी आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे ये 2 मुस्लिम चेहरे तो होने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के टिकट पे, क्योंकि ये इसी शर्तों के साथ ही वो आ रहे होंगे। संजय चौहान अभी भी यहाँ पर बाहर है, लेकिन जो भी नेता अभी तक इस मीटिंग से बाहर निकले हैं, सबसे हमने एक सवाल किया कि क्या आरएलडी जो तरीके से नाराजगी थी आरएलडी की समाजवादी पार्टी से टिकटों बंटवारे को लेकर, क्या वो सभी समझौते हो गए? तो सब ये कह रहे हैं कि हाँ, समझौते तो हो गए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय चौहान हो, सभी लोग कह रहे हैं कि समझौते तो हो गए, लेकिन कितनी पार्टियों पर, कितनी टिकटों पर ये समझौता हुआ है? आरएलडी को कितना टिकट मिलेगा? 20, 25, 30, 35 कितना मिलेगा? इस बारे में कोई पत्ता नहीं खोल रहा। और जब हमने ये सवाल पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये टिकटों का ऐलान किया जाएगा जो फर्स्ट और सेकंड फेज का, तो इस बारे में भी नहीं, ये जरूर बताया जा रहा है नेताओं जो कि बैठक से बाहर निकल रहे हैं कि जल्दी, यानी ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक कल जारी हो, कल शाम की बात की है। संजय चौहान कह रहे हैं अगले 2 दिन में हो जाएगा, तो कल शाम या परसों सुबह तक इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी के ये जो छोटी मोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ इस प्रदेश के अंदर और पहले दूसरे चरण में किसको कितना मिलेगा और कौन कहां पर कैसे लड़ेगा, इन उम्मीदवारों की सूची जो है कल शाम तक तो आ जानी चाहिए। तब तक क्या बीजेपी भी अपनी घोषणा कर देती है पहले दूसरे और तीसरे चरण के लिए? उस पर भी मंथन चल रहा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल यूपी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने बीजेपी से भी, पार्टी से भी अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद उन्होंने दावा किया कि पार्टी में अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने योगी सरकार से इस्तीफा दिया है, लेकिन खबरों की माने तो इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के पीछे उनका पुत्र मोह है। बताया गया कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन इससे इनकार किए जाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अपने कई करीबियों पर लगे हुए केस वापस करवाना चाहते थे, लेकिन यूपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने की क्या वजह है, हम इस पर न्यूज़ 18 के पास सूत्रों से बहुत बड़ी खबर भी आई है। स्वामी प्रसाद के बीजेपी छोड़ने की कई वजह हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख वजह है बेटे के लिए टिकट का नहीं मिलना। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए विधायक का टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। दूसरी वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कुछ खास विधायकों के लिए फिर से टिकट का दबाव बना रहे थे, जबकि बीजेपी ने इन विधायकों
का टिकट काटने का मन बना लिया है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि अपने खास लोगों के ऊपर दर्ज मुकदमों में वो राहत नहीं मिली है, उन्हें वो राहत चाहते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ करीबियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि सरकार की तरफ से उन लोगों को राहत मिल जाए, लेकिन यूपी सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। अनिला सिंह फखरुल हसन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, अनिला सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगी। अब खबर ये भी आई है फखरुल हसन चांद साहब कि अब की बार आचार संहिता में चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है कि अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं तो फिर आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप इन उम्मीदवारों को क्यों लड़ा रहे हैं, कि आपके पास बेटर ऑप्शन नहीं था। दूसरी बात, ये तो परिवारवाद हुआ। पुत्री उनकी बदायूं से ऑलरेडी एमपी हैं, बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, खुद भी लड़ना चाहते हैं, तो ये परिवारवाद की वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। देखिए, अगर परिवारवाद की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सूची है कि मैं समझता हूँ आपका डिबेट का समय खत्म हो जाएगा और वो सूची समाप्त नहीं हो जाएगी अगर मैं गिनना शुरू करूं परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी का। तो बहुत से लोग हैं जो मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उनके बेटे मंत्री हैं, कोई जो है आज भी कोई मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश का था, आज वो केंद्र में भी मंत्री है। तो ये तो बहुत लंबी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की। उनकी परिवारवाद की जो परिभाषा है वो अपने तरीके से गढ़ते हैं भाजपा वाले। उनका परिवारवाद की परिभाषा, आप उनसे जब परिवारवाद की बात करेंगे तो वो परिवारवाद की परिभाषा को ऐसे जस्टिफाई कर देंगे अपनी परिवारवाद को, जैसे लगता है कि दूसरे दलों में ही परिवारवाद है, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो जहां तक इसका सवाल है, मैं समझता हूँ ये वजह नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो वजह भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की दी वही सत्य है, क्योंकि आज किसान, नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़ों की जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने पत्र में कही है, समाजवादी पार्टी लगातार 5 सालों से उन्हीं बातों को कह रही थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फिर तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति 5 साल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री था, वो भी लेबर एम्प्लॉयमेंट और कोऑर्डिनेशन का, उनके पास तो इससे भी ज्यादा पोर्टफोलियोज थे पहले 2017 और 2019 के बीच में। उस व्यक्ति ने अगर कुछ नहीं किया, यही तो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वो अब आपकी पार्टी में जुड़ रहा है, तो फिर आप उस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि सरकार में कुछ नहीं हुआ। नहीं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर वो अपने मंत्रियों को काम करने देते, यही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कही कि मैं मंत्री बनाया गया था, मेरे पास वो विभाग था, लेकिन मेरे पास अधिकार नहीं थे, मैं जो करना चाहता था मुझे करने नहीं दिया जा रहा था 5 सालों से, और मैं वहां पे घुटन महसूस कर रहा था। 5 सालों तक वो चुपचाप बैठे रहे, घुटन महसूस करते रहे, 5 साल तक घुटते रहे, फिर लास्ट में जब टिकट नहीं मिला, मुकदमे नहीं हटे, तो उसके बाद वो बाहर निकलकर समाजवादी पार्टी में आ गए। आप खुद इस दलील को देते हुए मुस्कुरा रहे हैं फखरुल चांद साहब, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन देखिए इस वक्त एक और आप अगर ये अभी एक अपडेट और है, एक अपडेट और है, मैं जरा खबर बता दूं कि हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने दावा किया है कि उनके पिता ने उनके लिए टिकट नहीं मांगा था और चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी तय करेगी। मैं ये भ्रम दूर कर दूं, बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी, और बहन जी को भी पार्टी ने ही टिकट दिया है। जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा। अब इधर मजे की बात यह है कि उनकी जो पुत्री बदायूं से एमपी हैं, उनका कहना है कि मैं तो बीजेपी में खुश हूं, जो फैसला मेरे पिता कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो एक बेटी ने कह दिया कि देखो मैं तो बीजेपी के साथ हूं। अब दूसरी तरफ एक और किस्सा वहां पर निकल के आया है कि जहां पर एक समाजवादी पार्टी में जुड़ने की बात, एक और एमएलए की बात हो रही है, विनय शाक्य जो बीजेपी से विधायक हैं, उनकी बेटी रिया शाक्य ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री पद से इस्तीफा देने की खबरें आई तो इन्हीं विधायक की बेटी रिया शाक्य कह रही हैं कि उनके पिता को जबरन उनके चाचा देवेश शाक्य लखनऊ लेके चले गए हैं समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के लिए। उत्तर प्रदेश के औरैया से बीजेपी के विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया
ने अपने चचा देवेश शाक्य पर अपने पिता के अपहरण का गंभीर आरोप लगाया है। रिया शाक्य एक वीडियो जारी करके उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता को जबरन उनके चचा लखनऊ लेकर गए हैं। अब बता दें आपको कि विनय शाक्य 2018 से पीड़ित हैं, बीमार चल रहे हैं, उन्हें स्ट्रोक हुआ है, तो वो कई सारी चीज़ें, कई सारे फैसले अपने आप नहीं ले सकते। उनका हाल ही में ऑपरेशन भी हुआ है, बताती हैं रिया, और उनके चचा उनके पापा के लिए सारे फैसले लिया करते थे और अब जबरन लेके गए हैं। यहां पर भी बेटी का कहना है कि वो बीजेपी के साथ ही रहना चाहती हैं। सुनिए। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वे कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। औरैया के बिधुना से वो विधायक हैं, लेकिन यहाँ इस कहानी में एक ट्विस्ट और है इस फैमिली ड्रामा में, क्योंकि विनय शाक्य की मां और औरैया के एसपी ने रिया शाक्य के आरोपों को नकार दिया है और उनके आरोपों को बेबुनियाद ठहराया है। विनय शाक्य औरैया के बिधुना सीट से बीजेपी के विधायक है और उनके भाई देवेश शाक्य का कहना है कि वो लखनऊ में हैं, विनय शाक्य भी वहां हैं, जो उनके भाई कहेंगे वही वो ऐसा करेंगे। अब कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 14 तारीख को वो भी जुड़ सकते हैं। तो अनिला जी, अब बीजेपी भी थोड़ा डेस्परेट दिख रही है, कुछ ना कुछ कर कर कैसे भी विधायकों को रोकने का काम कर रही है। मेरी सबको राम राम। चुनावी समर है आनंद जी, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे। जिसकी जैसी मानसिकता है, जिसकी जैसी मौका प्रस्ती है, जिसकी जैसी चाहत है, उसके अनुसार वो अपने अपने फैसले लेंगे। तो और स्वतंत्र भारत है और सबको इस चीज की आजादी है कि जो कानून के तहत जो वो अपने निर्णय लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। परंतु एक चीज सत्य है और वो दृढ़ सत्य है कि 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जो लोग तो फिर ये कई बार कहा जाता है जब हवा का रुख बदलता है तो फिर कुछ लोग करवटें भी बदल लेते हैं, कुछ लोग अब आप उनको मौका परस्त कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उन्हें फैसले लेने पड़ते हैं। तो फिर अब जब इतने लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए कि हवा का रुख बदल रहा है कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया तो इसीलिए वो किसी और का पल्ला पकड़ रहे हैं? नहीं, 10 नाम मैं अभी आपको गिनवा देती हूँ जो एमएलए एमएलसी हैं और दूसरे राजनीतिक दलों से हमारे दल में आए हैं। मैंने बताया ना, ये चुनावी समर है और मैं ये केवल कहना चाहती हूँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये जो लोग पाला बदलना चाहते हैं उनको सोच समझ के पाला बदलना चाहिए। पर हाँ, एक चीज जानती हूँ आनंद जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज सिद्ध करी है, इस देश में की है, मेरे प्रदेश में करी है। एक नैरेटिव भी सेट किया है कि आपको हिंदू होने पे, आप उसको सनातन पंथ कहना चाहें, कुछ भी कहना चाहें, पर मैं हिंदू धर्म यहाँ पे बोलूंगी, आपको सम्मान करना पड़ेगा। और हमने देखा है कि ऐसे लोग जो केवल और केवल रोजा अफ्तारी की पार्टियां करते थे, आज वो भी मूर्तियां लगा रहे हैं और ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। ये नैरेटिव हमने सेट कर दिया जो कि भारतवर्ष में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया था कि आप अगर हिंदू कहोगे अपने आप को तो आप कम्युनल हो, और अगर आप हिंदुओं को गाली दोगे तो आप धर्मनिरपेक्ष हो। और धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर वर्ड है, आपको पता है कि किस तरीके से 1976 में एक साजिश के तहत जो है हमारे संविधान में इंडक्ट कर दिया गया था। देखिए, वो तो एक अलग वो एक अलग मसला है। निजी रूप से अगर कहा जाए तो फिर आपको पॉलिटिक्स और आपको वोट जो है अपने काम पर मांगना चाहिए, ना कि किसी के नाम या सरनेम पर। और अगर कोई अपने सरनेम की बात कहे, अपने धर्म की बात कहकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो
फिर उनका एजेंडा कम्युनल है, कास्टिस्ट है। ये मेरा निजी विचार है। लेकिन चुनाव में आज हमारे विडंबना यह है कि भारत में कास्ट और कम्युनिटी को के बल पर ही सारे चुनाव और सारे आंकड़े बैठते हैं, सारे ये एस्टिमेट बैठते हैं। अगर आप आज अखिलेश यादव के यहाँ जो मीटिंग हुई है वो भी देखें तो वो जो जोड़ हुआ है वो भी जाति के बेस पर ही हुआ है। अब ये क्या ठीक है, हम सबको सोचने की जरूरत है, लेकिन ये रियलिटी है, ये असलियत है, ये आज की ये विडंबना है कि यही ग्राउंड पर चलता है, ये भी सत्य है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अवसरवादी बताया और कहा कि 5 साल तक तो वो योगी सरकार का गुणगान करते रहे, अब बहाने बनाकर इस्तीफा दे दिया। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है, वो खुलासा वो खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने कई गुना ज़्यादा दलितों के लिए और गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काम किया है। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, आवास की ले लीजिए प्रधानमंत्री आवास, आप टॉयलेट्स ले लीजिए, आप स्वास्थ्य बीमा ले लीजिए, आप कोई भी योजना पकड़ लीजिए, किसी सरकार ने नहीं किया। मैं ये जो सरकार है मोदी योगी की वो कर रही है। और आपने 5 साल उसके गुण गाए, मगर आज जब छोड़ रहे हो चुनाव के मौके पे तो कोई ना कोई और कारण है जो आप खुलासा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बड़े बड़े जो विश्लेषक थे उन्होंने बहुत कुछ बोला है। 2017 में जब 2 लड़कों ने हाथ मिलाया, मायावती तो और कद्दावर नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, तो वो मायावती और अखिलेश जी ने हाथ मिलाया जब भी कमल तो खिला ही है, क्योंकि कमल को खिलना है और कमल हमेशा खिलता रहेगा। काम बोलना चाहिए, नाम नहीं। आपके पहले नाम के बाद आपका सरनेम क्या है, उससे फिर आपकी जाति क्या है, आप कहाँ के हैं, ये मानसिकता हम सबकी है। तो क्या हम सभी कास्टिस्ट और कम्युनल नहीं तो सेक्युलर कौन हुआ? बहुत बड़ा सवाल है। अनिला जी और फखरुल चांद साहब, धन्यवाद।